ओके। सो हम लोग फोटोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। फोटोकेमिस्ट्री में कोई भी ऐसी रिएक्शन जो लाइट के हेल्प से होती है उसे फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। जब लाइट कोई भी रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तो दो मेजर फिनोमेनाज होते हैं, फोटोफिजिकल एंड फोटोकेमिकल। अगर लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद कोई रिएक्शन हो रही है तो उसे फोटोकेमिस्ट्री या फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलेंगे और उसको स्टडी को हम फोटोकेमिस्ट्री बोलेंगे। और अगर कोई फिजिकल फिनोमेना हो रहा है जैसे फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस, तो वो फोटोफिजिकल उसमें आ जाता है। ठीक है। इसमें फिर हम लोगों ने फोटोकेमिस्ट्री की बात करी थी। ठीक है। कोई भी ऐसी रिएक्शन जहाँ पे लाइट या फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुए हैं, फोटो मतलब लाइट होता है, मतलब फोटॉन्स होता है, तो अगर फोटॉन्स एब्जॉर्ब करिए कोई रिएक्शन हो रही है फिजिकल या केमिकल, तो वो फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ी जाती है। ठीक है। इस रिएक्शन को करने के लिए हम लोग हमेशा यूवी विजिबल रीजन लेते हैं, क्योंकि यूवी विजिबल रीजन में ही उतनी एनर्जी होती है कि रिएक्शन हो पाए, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं हो पाती। उससे कम की एनर्जी के लोगे तो वाइब्रेशन या रोटेशन ही हो पाते हैं, उससे हाई एनर्जी लोगे तो मॉलिक्यूल टूट जाता है। तो ये एक सफिशिएंट एनर्जी है जिससे ये प्रॉपर्ली रिएक्शन कर पाए। ठीक है। ओजोन डिप्लीशन भी यूवी रेडिएशन में होता है। यूवी रेडिएशन के पास इतनी एनर्जी होती है कि रिएक्टेंट को वो एक्टिवेशन एनर्जी दे सकती है। एक्टिवेशन एनर्जी हमें थर्मली भी मिल सकती है और फोटोकेमिकली भी मिल सकती है। तो जब लाइट एब्जॉर्ब करके एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी फोटोकेमिकली रिएक्शन होती है तो वो जनरली फ्री रेडिकल पाथवे से होती है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है और रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। इसके अलावा फोटोकेमिस्ट्री और कहाँ यूज़ होती है? फ्लोरेसेंस लाइक कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प CFL होती है जो घरों में हम लोग जलाते हैं। ठीक है। फ्लोरेसेंट लैम्प होते हैं। फॉस्फोरेसेंस से टीवी चलते हैं, पुराने जो टीवी आते थे वो चलते थे। डायल्स, वॉच की डायल्स वगैरह होती हैं। ठीक है। ये सब यूज़ होते हैं। और PDT एक फोटोडायनामिक थेरेपी है जो कि हम लोग कैंसर वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद मैंने जेब्लॉन्स्की डायग्राम बताया था, और जेब्लॉन्स्की डायग्राम बताने से पहले मैंने बताया था कि लाइट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कि अगर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्या क्या पॉसिबल है। तो पहली चीज़ ये है कि सोल्यूशन के थ्रू मॉलिक्यूल जाएगा, लाइट जाएगी और लाइट वो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ लाइट ऐसी बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो पहला चीज़ जो है वो है इंटेंस सॉरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस। ठीक है। तो पहला क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस, लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो मैंने एक सोल्यूशन लिया और सोल्यूशन मैंने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास में लिया। तो लाइट अगर मैं इसके पास करूंगा तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी लाइट क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो कम होगी एज कम्पेयर टू दी इंसिडेंट। ठीक है। तो अगर ब्राइट येलो कलर की लाइट डाली थी तो बाहर जब निकलेगी वो लाइट येलो कलर की होगी। ठीक है। ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? लैम्बर्ट बियर्स लॉ में पढ़ते हैं कि कैसे लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है और कैसे सोल्यूशन लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। बस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्ब करके वो कुछ करता नहीं है। तो वो एक फिनोमेना है, कॉन्सिक्वेंस है लाइट एब्जॉर्ब करने का। दूसरा क्या था कि लाइट जो एब्जॉर्ब हुई है वो इंस्टेंटेनियसली एमिट हो जाती है, वापस निकल जाती है। और तीसरा उस जिसको हम लोग फ्लोरेसेंस बोलते हैं। और तीसरा था जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो री एमिट होती है, वो वापस निकलती है लेकिन थोड़े टाइम बाद, एक टाइम इंटरवल बीच में इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसको देखने के लिए पहले हम लोग ने स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करी थी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी को डिनोट कैसे करते हैं? 2s+1 से डिनोट करते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 1 आता है तो वो स्टेट सिंगलेट होती है, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 3 आता है तो वो स्टेट होती है ट्रिपलेट। ये दो चीज़ बताई थी। 2s+1 बताई थी जिसमें s क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर होता है। s1 प्लस जो कि सम होगा S1+S2+S3 डॉट 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 Sn। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके स्पिन को ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल स्पिन आ जाएगा, विच इज स्पिन क्वांटम नंबर। और उस स्पिन क्वांटम नंबर को 2s+1 के फॉर्मूले में हम लोग लगा देंगे तो वो आ जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो मेरे पास दो केसेस है। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और वो पेयर्ड में है, लाइट डालेंगे तो दो केसेस हो सकते हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए सेम ओरिएंटेशन के साथ, या ये ओरिएंटेशन हमने फ्लिप करके पैरेलल हो जाए। ठीक है। अगर इधर जाएगा तो इसका स्पिन प्लस हाफ होता है, इसका स्पिन माइनस हाफ है। यहाँ पे इसका स्पिन क्या है? प्लस हाफ है, और इसका स्पिन भी प्लस हाफ है। तो ये दो केसेस हो सकते हैं, या तो स्पिन सेम रहेगा या स्पिन क्या हो जाएगा? उल्टा चला जाएगा। ठीक है।
इधर से मैंने किया टोटल स्पिन निकाला, माइनस हाफ प्लस हाफ 0 आया, 2s+1 अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 आएगा। तो इस स्टेट को जब दोनों के जो स्पिन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन के दोनों के स्पिन अपोजिट होते हैं, तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं सिंगलेट स्टेट। और ट्रिपलेट स्टेट क्या कब होता है, जब दोनों इलेक्ट्रॉन के जो स्पिन होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है, क्योंकि 2s क्या होगा, प्लस हाफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2s+1 वाले फॉर्मूले में लिखेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ याद रखने वाली चीज़ है कि ट्रिपलेट स्टेट क्या होती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती है दैन सिंगलेट स्टेट। ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। ट्रिपलेट सेट ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि सेम ओरिएंटेशन है, सेम स्पिन है, तो वो क्या होता है, एक दूसरे से दूर दूर होता है। दूर दूर अगर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उनके बीच में रिपल्शन क्या होगा, कम होगा। लेकिन जब सिंगलेट सेट में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, वो काफ़ी पास में होते हैं, काफ़ी पास में होंगे तो उनकी बीच में रिपल्शन होगा तो वो लेस स्टेबल होगा। उसके बाद मैंने दो चीज़ें बताई थी, अलाउड ट्रांजिशन एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। अलाउड ट्रांजिशन वो वाली ट्रांजिशन होती है जिसमें जो स्पिन है ना, वो एज इट इज़ ऊपर चला जाता है, स्पिन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये एरो क्या है, नीचे की साइड बना हुआ है, और ये एरो नीचे की साइड बना हुआ ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली जो टोटल स्पिन था वो 0 था, फाइनल में भी टोटल स्पिन 0 है, तो चेंज इन स्पिन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब भी डेल्टा एस 0 होता है, चेंज इन स्पिन 0 होता है, वो वाली ट्रांजिशन क्या होती है, अलाउड ट्रांजिशन है। मतलब वो ट्रांजिशन बहुत आराम से हो सकती है और सारे इलेक्ट्रॉन उसी टाइप की ट्रांजिशन करते हैं। दूसरी ट्रांजिशन होती है फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। फॉरबिडन का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं होगी, फॉरबिडन का मतलब वो है कि होगी लेकिन बहुत ही कम इंटेंसिटी से होगी। इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो ऊपर जाने के बाद क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये नीचे वाला दिख रहा है तुम्हें, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। आई थिंक ये मैंने यहाँ पे गलत बना दिया, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे स्पिन कितना है, 1 है, और यहाँ पे स्पिन कितना है, 0 है। तो डेल्टा एस कितना होगा, 1 माइनस 0 इज 1। तो इसमें क्या हो रहा है, स्पिन चेंज हो रहा है। कभी भी जब इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन चेंज कर दे तो वो ट्रांजिशन क्या होती है, फॉरबिडन होती है, मतलब ये ट्रांजिशन होती नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि मतलब हो ही नहीं रही है, हो रही है लेकिन वो बहुत कम हो रही है, रेयरली होती है, ठीक है। 1 करोड़ मॉलिक्यूल में से हो सकता है 10-12 मॉलिक्यूल इस तरीके से चेंज हो जाए, ठीक है। तो हो कितना रहा है, नेग्लिजिबल अमाउंट में हो रहे हैं, लेकिन ये होते हैं। तो इनकी जो इंटेंसिटी होती है, ये जो ट्रांजिशन होती है, इनकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है, और अलाउड ट्रांजिशन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद स्टेबिलिटी कर ली, और मैंने तुम्हें ग्राफ बना के दिखाया था कि अलाउड जो ट्रांजिशन होती है उसकी बहुत बड़ी पीक आती है। फॉरबिडन ट्रांजिशन हमेशा क्या होती है, लो इंटेंसिटी होती है, बहुत ही कम इंटेंसिटी होती है, छोटी सी पीक आती है जो कि प्रॉपर्ली दिखती भी नहीं है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जबलॉन्स की इक्वेशन, लॉन्स की डायग्राम। तो ये जो जबलॉन्स की डायग्राम है, ये हमें बताता है कि कैसे फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस होते हैं। तो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेंस होने के लिए हमारे पास क्या है कि ग्राउंड स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है S0, ये है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पेड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। फिर जैसे ही उनके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे अपर लेवल्स पे। S1 पे भी जा सकते हैं, S2 पे भी जा सकते हैं, S3 पे भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब करी है, ठीक है। और हो सकता है एक ही एटम ने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो वो ऊपर वाले लेवल में चला जाएगा। अब एब्जॉर्ब कर लिया है एक्साइटेड स्टेट में, तो अब एक्साइटेड स्टेट में से फिर वो क्या आता है, वापस नीचे आता है। जब वो नीचे आता है तो कुछ रेडिएशन रिलीज करता है, ठीक है। तो जब तुम्हें ये पता है कि कोई भी कंपाउंड कलर क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लाइट एब्जॉर्ब करके कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्साइटेड स्टेट में। फिर जब ये एक्साइटेड स्टेट से जब ये नीचे आता है तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होती है, और ये जो एनर्जी रिलीज हुई है वो विजिबल रीजन में पड़ती है और हमें उस चीज़ का कलर दिखाई देता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर चले गए। अब ऊपर चलने के बाद वो क्या करते हैं, 3 चीज़ें हैं जो पॉसिबल है। फर्स्ट है आईसी, विच स्टैंड्स फॉर इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। तो आईसी स्टैंड्स फॉर इंटरनल तो इंटरनल कन्वर्जन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स यहाँ से लोअर वाले लेवल पे जाते हैं, ठीक है। और ये जो लेवल्स होते हैं, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हीट एनर्जी रिलीज होती है। कैसी होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी, रेडिएटिव नहीं होगी। मतलब
एनर्जी रिलीज नहीं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट रिलीज नहीं होगी। किस तरीके से होगी? हीट एनर्जी होगी। तो यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे सिर्फ एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसको बोलते हैं आईसी। तो ऊपर से नीचे वाले लेवल पे जब भी एटम या जब भी इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सिर्फ हीट प्रोड्यूस करते हैं। और इस तरीके की ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। हमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, मतलब लिखना है टॉपिक्स कि नॉन रेडिएटिव कौन से होते हैं, रेडिएटिव कौन से होते हैं, ये सारे हमें बात करना है। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ होगी वो कौन सी होगी? रेड नॉन रेडिएटिव। बिल्कुल भी कोई रेडिएशन यहाँ पे रिलीज नहीं हो रही है, सिर्फ हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, आईसी अगर ट्रिपलेट स्टेट में गया तो ट्रिपलेट से अगर वो नीचे आएगा T3 से T2 या T2 से T1 तो भी ये इंटरनल कन्वर्जन होगा और यहाँ पे जो भी एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी ही रिलीज होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार सिंगलेट से एटम कहाँ चला जाता है? ट्रिपलेट में चला जाता है। ठीक है, जब ये सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, आईएससी है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। कलर क्यों नहीं चूज हो रहा? सो ISC स्टैंड्स फॉर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाता है। कहाँ से? S2 से T2 जाएगा या S3 से T3 जा सकता है या S1 से T1 जा सकता है। जब भी सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल मूव करेंगे तब उसे हम लोग बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, और ये अलाउड नहीं होता है, फिर भी मॉलिक्यूल में से करोड़ों मॉलिक्यूल से कुछ मॉलिक्यूल 10-12 मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब वो कहाँ चले गए? ट्रिपलेट स्टेट में चले गए। तो इसको हम लोग बोलते हैं आईएससी। और ये भी नॉन रेडिएटिव होता है क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। S2 और T2 में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा का नहीं है। जो भी डिफरेंस आता है, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर हो रहा है, सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज तो होती है लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी वो इन द फॉर्म ऑफ हीट ही होगी। ठीक है, तो ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो गया। अब क्या है कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में मॉलिक्यूल टी में आ गए। अब टी से वो नीचे जा सकते हैं T3 से T2 या T2 से T1, और ये क्या रहेंगे? ये इंटरनल कन्वर्जन और हीट ही निकलेगी। अब हमारे पास दो मेथड आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी है, फॉर एग्जांपल मैं मान लो यहाँ भी है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? यहाँ भी है, या मॉलिक्यूल्स यहाँ भी है। अब यहाँ से तो सीधा कौन सा बचा है? T1 से सीधा नीचे बचा है S0, या S1 से सीधा बचा है S0। ठीक है, तो S1 से जब मॉलिक्यूल S0 पे पहुँचते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होगी? कम हो गई। पहले काफ़ी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करी थी लेकिन अब एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो जब S1 से S0 की ट्रांजिशन होती है, S1 से S0 की ट्रांजिशन होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होगा? उस पॉइंट पे चमकेगा। तो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, फिर काफ़ी सारी एनर्जी उसने हीट एनर्जी में रिलीज़ कर दी और वो धीरे 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 नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर क्या हो गया? S1 फर्स्ट एक्साइटेड लेवल पे आने के बाद फिर वो क्या करता है? ग्राउंड लेवल पे पहुंचता है, जंप करता है, और जंप करने के दौरान ये क्या करता है? काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये है रेडिएटिव। रेडिएटिव का मतलब क्या है? रेडिएशन यहाँ से रिलीज होगी। और रेडिएशन कौन सी है? लाइट रेडिएशन है, मतलब लाइट यहाँ से निकलेगी और उस लाइट को क्या बोलेंगे हम लोग? फ्लोरेसेंस बोलेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है? बहुत जल्दी होता है क्योंकि सिंगलेट से सिंगलेट जाना बहुत आसान होता है। ट्रिपलेट से सिंगलेट जाना या सिंगलेट से ट्रिपलेट जाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इस सिंगलेट से सिंगलेट जो ट्रांजिशन होती है वो अलाउड होती है, तो ये क्विकली हो जाती है, एकदम से हो जाती है। ठीक है, हाउएवर जब इलेक्ट्रॉन्स या जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो T1 स्टेट में है, ट्रिपलेट स्टेट में है, तो उनके लिए S0 में आना, ठीक है, T1 से S0 में जंप करना इज़ वेरी डिफिकल्ट क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन है। फॉरबिडन क्यों है? क्योंकि स्पिन चेंज होगा। तो ट्रिपलेट से सिंगलेट आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और टाइम लगने की वजह से जो भी रेडिएशन रिलीज होती है उसे बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। और इसी वजह से यहाँ पे क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम डिलेड। टाइम डिले होता है और इस वजह से जो भी
कंपाउंड है वो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद थोड़ी देर तक वो चमकता रहता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस मैंने कल अच्छी तरीके से बता ही दिए थे, आई होप थोड़ा बहुत याद होगा। तो फ्लोरेसेंस क्या होता है, लाइट जलती है, चमकती है, लेकिन जैसे ही लाइट का सोर्स हटा दिया तो वो चमकना बंद हो जाता है। लेकिन कोई भी चीज़ जो लाइट में चमक रही नहीं चमक रही या चमक भी रही है, और जब लाइट हटा दिया तो उसके बाद फिर वो क्या होगा, थोड़ी देर तक के लिए चमकता रहेगा, उसको हम लोग फॉस्फोरेसेंस बोलेंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमें प्रॉपर्टी लिखना है व्हाट आर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्टिवेटेड स्टेट, स्टेट लाइक कौन सा, लाइक S3 S2 T3 T2, ठीक है, reaches to first excited state like S1 and T1, then some amount of energy is released in the form of heat। ठीक है, किस तरीके से निकलेगी, फॉर्म ऑफ हीट में। तो S3 से S2 जाने पे, S2 से S1 जाने पे, T3 से T2 जाने पे, या T2 से T1 जाने पे, जो भी होगा ये सब किस में आएगा, नॉन रेडिएटिव। ठीक है, जब ये जो ट्रांजिशंस होंगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज इंटरनल कन्वर्जन। इनको क्या बोला जाता है, इंटरनल कन्वर्जन या आईसी होता है। और ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये ट्रांजिशन, नॉन रेडिएटिव, बिल्कुल भी रेडिएशन रिलीज नहीं होती है, सिर्फ क्या रिलीज होता है, हीट एनर्जी ही रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, तो हीट की फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होती है। इसके अलावा क्या है, दूसरी भी ट्रांजिशंस होती हैं लाइक ISC। ठीक है, ये भी क्या होता है, हीट को अकम्पनी करती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स may cross one system to other। ठीक है, दी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले जाएंगे, दीज ट्रांजिशंस आर रेयर एंड फॉरबिडन। बहुत ही कम होती है क्योंकि ये क्या होती है, फॉरबिडन होती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो ये है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो जैसे S1 से T1 में जाना, S2 से T2 में जाना, S3 से T3 में जाना, ये सब क्या आएंगे, ISC में कैटेगराइज होंगी। और ये भी किस टाइप की होती है, ये भी होती है नॉन रेडिएटिव, दे ऑल आर नॉन रेडिएटिव, बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी रेडिएशन रिलीज नहीं होती। नॉन रेडिएटिव का है नो लाइट ओनली हीट, कोई लाइट नहीं निकलेगी, सिर्फ हीट निकलेगी, रेडिएशन कोई नहीं निकलेगी। इसे हम बोलते हैं क्या है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दो सिस्टम जिनकी मल्टीप्लिसिटी अलग है, ठीक है, मॉलिक्यूल में क्रॉस वन सिस्टम टू अदर, ठीक है, छोड़ो अब इसको, ये हो गया नॉन रेडिएटिव। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज रेडिएटिव। ये तुम्हें क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन जब्लांस्की डायग्राम, या जब्लांस्की डायग्राम नहीं आता तो डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हाट आर रेडिएटिव ट्रांजिशन, नॉन रेडिएटिव एंड कौन सी थी एक और होती है ना, तीसरी है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो तीन तरीके की रिएक्शंस होती हैं इसके अंदर, नॉन रेडिएटिव, रेडिएटिव, तो वो तो तुम्हें बताना है कि कौन कौन सी हैं, और उसके बाद वो आएगा, या फिर ये आ सकता है व्हाट इज फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस। ठीक है
तो रेडिएटिव ट्रांजिशन क्या होता है? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल moves from S1 to S naught or T1 to S naught, then some amount of light or radiation is emitted. कुछ अमाउंट ऑफ लाइट और रेडिएशन एमिट की जाएंगी, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन होती है, जैसे S1 से S नॉट है, ये जो ट्रांजिशन है ये अलाउड ट्रांजिशन है, क्योंकि स्पिन चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। अलाउड ट्रांजिशन है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लाइट जो यहाँ पे देगी इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरोसेंस, ठीक है। लाइट एब्सॉर्ब्ड इज इंस्टेंट इज गिवन आउट इमीडिएटली, ठीक है। वो जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वो एकदम से बाहर निकल जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे फ्लोरोसेंस, ठीक है। दूसरी कौन सी है? T1 से जब हम लोग S नॉट पे जाएंगे, ये होती है फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। क्यों? क्या नहीं होता है? टी नॉट नहीं, टी नॉट नहीं होता है, सिर्फ एस नॉट होगा। क्योंकि मॉलिक्यूल्स तुम्हें पता है, जब भी हम लोग बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? पेयर्ड अप होने चाहिए। ऐसे ही करते हैं ना, जब दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे पास होते हैं, ठीक है, तो जब वो बॉन्डिंग बनाएंगे तो उनको पेयर अप होना ही पड़ेगा। और जब वो पेयर अप होंगे तो वो सिंगलेट स्टेट में ही रहेंगे। तो जितने भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, ये कौन सा एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, जिसके बेसिस पे कि एक ऑर्बिटल में जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उनके स्पिन्स पे सॉरी दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन सेम नहीं रह सकते, ठीक है। तो ट्रिपलेट ग्राउंड स्टेट कभी एग्जिस्ट नहीं करती है। सिर्फ एक्साइटेड स्टेट में ही हो सकता है कि मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाए कि वो अपना स्पिन रोटेट कर ले, ठीक है। अदरवाइज ये जो सिंगलेट और ट्रिपलेट स्टेट हैं वो ग्राउंड स्टेट पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो T1 से S नॉट जो ट्रांजिशन होगी ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होती है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस है। लाइट इज emitted आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद में ये लाइट एमिट की जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स स्पिन इन्वर्जन। इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है? स्पिन इन्वर्जन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। स्पिन इन्वर्जन करने में इट रिक्वायर्स टाइम, टाइम लगेगा। टाइम लगने की वजह से ये जो लाइट देने का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे लाइट इमीडिएटली बाहर निकल जाती है, और यहाँ पे क्या होता है, कुछ टाइम बाद निकलती है। तो समटाइम इसे डिलेड बोला जाता है, लाइट इज डिलेड, ठीक है। तो टाइम डिले हो जाता है, और ये होते भी क्या है, बहुत देर में होते हैं, लाइक 10⁻³ सेकेंड्स में, ठीक है। हमारे लिए तो कोई भी चीज़ 1 सेकंड में हो रही है वो भी तेज़ है, लेकिन ये होता है कि सेकंड के 0.001 सेकंड में ये एक बार होगा, ठीक है। लेकिन जो फ्लोरेसेंस होता है ये होता है 10⁻⁻8 सेकंड में, ठीक है। मतलब इतनी जल्दी वो हो जाता है। तो जीरो की डेसिमल के उधर जाओगे तो सेकंड्स क्या आ रहे हैं, ऑलमोस्ट जीरो ही आ रहे हैं, ठीक है। तो विद इन अ सेकंड, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, ये जो
फॉस्फोरेसेंस है वो होता है, लेकिन फ्लोरेसेंस में क्या होता है, टाइम लग जाता है। ठीक है, तो 10⁻³ सेकेंड्स का डिले हमें जनरली दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गए नॉन रेडिएटिव हो गए, इनके बारे में तुम्हें छोटा छोटा लिखना है। मैंने नोट्स बना ही लिए हैं तो मैं तुम्हें फॉरवर्ड ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल ट्रांजिशन। तो फोटोकेमिकल ट्रांजिशन या फोटोकेमिकल रिएक्शन जो भी होगी वो कब होगी, तभी होगी जब एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल लूज एनर्जी बाय अंडरगोइंग केमिकल चेंज। अब क्या है, रिएक्शन होनी है, रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन होनी है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन ग्राउंड स्टेट पे तो हो ही नहीं सकती क्योंकि उसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तब वहाँ पे उनको सफिशिएंट टाइम मिलता है और वो किसी और से रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर हमें ध्यान में रहनी चाहिए कि जो सिंगलेट जो ट्रांजिशन होती है वो बहुत जल्दी होती है, क्योंकि वो अलाउड होती है, वो कॉन्स्टेंटली होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। लेकिन कौन सी ट्रांजिशन, सिंगलेट से ट्रिपलेट वाली ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, जब टाइम लगेगा तो मॉलिक्यूल के पास इतना टाइम होगा कि वो फर्दर किसी के साथ रिएक्ट कर सके। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स एनर्जी एंड रीचेस टू एक्साइटेड स्टेट लाइक S1 S2 S3 और T1 T2 और T। ठीक है, तो किसी भी उस पर पहुंच सकता है मॉलिक्यूल। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो इतनी एनर्जी हो गई। ठीक है, दिस एनर्जी is utilized for केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड फॉर केमिकल रिएक्शन, तो ये जो एनर्जी है वो केमिकल रिएक्शन करने के लिए यूज हो जाएगी। दूसरी चीज क्या करनी है कि व्हेन मॉलिक्यूल्स आर इन S1 S2 S3 स्टेट, बेसिकली हम लोग किसकी बात करें, सिंगलेट स्टेट की बात करें। तो जब मॉलिक्यूल सिंगलेट स्टेट में होंगे, दे डोंट हैव इनफ टाइम। ठीक है, तो उनके पास क्या होगा, इनफ टाइम नहीं होगा रिएक्ट करने के लिए। हाउएवर ठीक है, हाउएवर अगर मॉलिक्यूल कौन से स्टेट में प्रेजेंट हो, ट्रिपलेट स्टेट में प्रेजेंट हो, देन दे हैव ample time to undergo any chemical reaction। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि उनके पास एम्पल टाइम होता है, काफ़ी सारा टाइम होता है कि वो केमिकल रिएक्शन कर सके। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है कि जब सिंगलेट में होंगे तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि सिंगलेट से S1 S2 S3 से वो जल्दी से S0 में पहुंच जाता है। लेकिन T1 T2 T3 में है, उसको S0 में पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि स्पिन इन्वर्जन करना है, एनर्जी काफ़ी देर तक के लिए अवेलेबल होती है, तो उतनी देर में मॉलिक्यूल क्या करते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर जाते हैं। तो फोटोकेमिकल ट्रांजिशन नहीं लिखा जाएगा, ये बेसिकली है फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा खत्म हो गया जबलॉन्स्की डायग्राम। ठीक है, तो जबलॉन्स्की डायग्राम में हम लोगों ने बताया था कि लाइट एब्जॉर्ब होती है तो तीन तरीके के फिनोमेना होते हैं, लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाती है, या फ्लोरेसेंस होगा या फिर फॉस्फोरेसेंस होगा। तो फ्लोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस और जबलॉन्स्की डायग्राम कैसे बनाया जाता है वो सब देख लिया। ठीक है, तो ये बड़ा सा क्वेश्चन आएगा जो तुम्हें करना है। ठीक है, नेक्स्ट वी डील विद कि इंटेंसिटी कम कैसे हो रही है। जो सोल्यूशन है वो क्या कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जब सोल्यूशन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो कर क्या रहा है। ठीक है,
तो लाइट जब एब्जॉर्ब हो रही है सोल्यूशन से तो वो क्या करती है, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइट एब्जॉर्प्शन बाय सोल्यूशन। तो सोल्यूशन अगर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो होगा क्या, तो एज आई हैव सेड, ठीक है, तो लाइट कैसी चाहिए, पहली चीज हमें चाहिए मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है? तो मोनोक्रोमैटिक मतलब एक ही कलर की लाइट होनी चाहिए, एक ही लाइट होनी चाहिए, मतलब वेवलेंथ पूरे कलर की सेम ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वाइट लाइट क्या होती है, बहुत सारी लाइट्स का मिक्सचर होती है, उसको स्प्लिट करेंगे तो उसमें पूरा रेनबो निकल जाता है। तो वाइट लाइट कभी भी कंसिडर नहीं होगी, या तो सिर्फ ब्लू लाइट होगी, या येलो लाइट होगी, या रेड लाइट होगी। सिर्फ एक कलर की लाइट विद सिंगल वेवलेंथ हमें चाहिए, उस टाइप की लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो जब मोनोक्रोमैटिक लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है, तो मैं यहाँ पे ज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, ये क्यूबिड है, ग्लास की क्यूबिड है, और इसके अंदर क्या है, सोल्यूशन है। तो यहाँ से जो मैंने लाइट डाली उसका जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट, और यहाँ से आ गया आई टी। ठीक है, तो आई नॉट यहाँ पे गया और उसमें से पास हो गई आई टी, और कुछ क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, आई नॉट जो होगा वो आई टी प्लस ए के इक्वल होगा, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि आई टी इज लेस देन आई नॉट। पहली चीज़ ये कि यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी थी, 100 मॉलिक्यूल मैंने भेजे, 20 मॉलिक्यूल ने इसने एब्जॉर्ब कर ले, तो कितने बचेंगे, 80 बचेंगे। तो मैंने 100 फोटोन की लाइट भेजी थी, और बाद में मुझे रिकॉर्डर बता रहा है कि जो मुझे लाइट मिली है उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, उसमें सिर्फ 80 फोटोन है। तो मतलब क्या होगा कि 20 फोटॉन्स क्या हो गए वहाँ पे एब्जॉर्ब हो गए। तो जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू द इनिशियल। ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि आई नॉट इज इक्वल टू आई टी प्लस ये। ठीक है, तो अगर ये 100 है तो आई टी कितनी 80, और कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है 20 का एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके से हम लोगों ने लिखा है। अब कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, कितने मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हुए हैं, ये हमें बताता है लैम्बर्ट्स पियर्स लॉ। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, लैम्बर्ट्स पियर्स लॉ करना है, और उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कैसे इंटेंसिटी किसी की कम होती है, कितनी कम होती है, कितना एब्जॉर्प्शन है, कितना ट्रांसमिटेंस है, यही सब कुछ आज हम लोगों को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे लैम्बर्ट्स लॉ। ठीक है, इससे पहले मैं ये ज़रा बता दूं, इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब पे कितने फोटॉन्स टकरा रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे इंटेंसिटी। ठीक है, तो मतलब मेरे पास एक ये क्यूब है, बड़े बड़े बना देता हूँ, और दूसरा क्यूब है, दोनों की मैंने ये ले लिया। ठीक है, टाइम ले लिया मैंने 1 सेकंड का। ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकंड में 8 फोटॉन्स टकरा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 सेकंड में 5 फोटॉन्स अटैक कर पा रहे हैं लाइट के। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोटॉन ज़्यादा हैं तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो इंटेंसिटी कैसे डिफाइन की जाती है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी। फोटॉन क्या है, फोटॉन्स आर द पैकेट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के पैकेट, जितनी एनर्जी हमारी फॉल हो रही है परपेंडिकुलर टू द बीम, बीम के जस्ट परपेंडिकुलर कितनी एनर्जी लग रही है, बट उसमें क्या होता है, पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में और पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी हमारी फॉल हो रही है लाइट के थ्रू, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, तो इंटेंसिटी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। ठीक है, पर यूनिट टाइम। ठीक है, एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो एक वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में, या इसको मैं के से कर सकता हूँ, के इंटू ई टी बाई वी। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं कि इंटेंसिटी क्या होती है, हमें बस यही देखना है कि इंटेंसिटी होती है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने भी होंगे उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं लैम्बर्ट्स लॉ पे। तो लैम्बर्ट्स लॉ क्या बोलता है, पहले तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इक्वल फ्रैक्शन
of the incident radiation are absorbed by successive layers of equal thickness of light absorbing substance. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मेरे पास एक क्यूबिट है, ठीक है, इसमें कुछ लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस लिखा है, तो लाइट एब्जॉर्बिंग लिक्विड है, तो उसकी कुछ हम लोगों ने लेयर्स कंसिडर कर ली, ठीक है, तो इसको मैंने पतली पतली लेयर्स में इसको काट दिया, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जब लाइट गिरेगी, यहाँ से जो लाइट गिरेगी, ठीक है, और जो लाइट बाहर निकलेगी, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी में कितना फ़र्क आएगा वो डिपेंड करता है इन लेयर्स के ऊपर, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इक्वल फ्रैक्शंस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इक्वली कटा होना चाहिए। इक्वल फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आर एब्सॉर्ब, ठीक है, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जितनी भी लेयर्स हैं वो इक्वल फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एब्सॉर्ब करती है, ठीक है। मतलब पहली लेयर ने, सोल्यूशन है उसका मैं जूम करके देखता हूँ, तो ये लेयर 1 हो गई, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है, ये लेयर 4 है, एंड दिस इज लेयर 5, ठीक है। तो जब लाइट गिरी तो पहली लाइट ने 4 फोटोन एब्जॉर्ब करे हैं, तो दूसरी लेयर भी 4 फोटोन्स ही एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर सोल्यूशन में जितनी भी लेंथ है उसकी, उसको अगर इक्वली फ्रैक्शंस में काट दिया जाए तो एक एक लेयर बन जाएगी, और वो लेयर क्या करेंगी, इक्वल फ्रैक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का इक्वल फ्रैक्शन ही एब्जॉर्ब कर पाएंगी बाय सक्सेसिव लेयर ऑफ इक्वल थिकनेस, ठीक है। बट क्या होना चाहिए, इनकी जो थिकनेस होनी चाहिए ना वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर थिकनेस चेंज हो गई तो लाइट ये जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो लैम्बर्ट्स बोलता है कि जो इंटेंसिटी है, चेंज इन इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। तो ये है लैम्बर्ट्स का लॉ, जो कि बोलता है कि इंटेंसिटी, हमें पता है कि इंटेंसिटी बाहर निकलने के बाद डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो चेंज इन इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू दी टोटल इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। तो यहाँ पे अगर ये छोटा होगा तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और अगर सोल्यूशन की जो विड्थ है वो ज़्यादा बड़ी कर देंगे तो आई नॉट, और यहाँ से आई टी निकले, ठीक है। तो अगर मैं एज्यूम करूँ 100 मॉलिक्यूल डाले हैं और यहाँ पे 80 निकले हैं, तो 100 मॉलिक्यूल डालोगे तो यहाँ पे 60 निकलेंगे, ठीक है। क्यों निकलेंगे, क्योंकि अब लेंथ क्या हो गई, ज़्यादा बड़ी हो गई, ज़्यादा बड़ी हो गई तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज़्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ज़्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर क्यूबिड लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्यूबिड अगर छोटी है तो कम एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, क्यूबिड अगर ज़्यादा मोटी है, ज़्यादा वाइड है, तो वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर, ठीक है। तो डीएल क्या है यहाँ पे, डी छोटा सा डिस्टेंस ले लिया है, नेगेटिव साइन शो करता है डिक्रीज इन इंटेंसिटी, कि इंटेंसिटी में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर हम लोग हटाएंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या लगाना पड़ेगा, के लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा के डीएल, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, के है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, तो के स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, कि कितना एब्जॉर्ब हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, इंटीग्रेट करेंगे आई नॉट से आई तक, और इसको 0 से एल तक, तो ये तो हमारा के एल हो जाएगा, ठीक है। और ये 1/i का एल एन होता है, तो एल एन आई अपॉन आई नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो एल एन आई माइनस एल एन आई नॉट इज इक्वल्स टू के एल, और उसको इस तरीके से हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक। या फिर मैं इसको, नहीं ठीक है, अब ये माइनस साइन इधर गया तो एल एन आई अपॉन आई नॉट आ गया, माइनस के एल आ गया, दिस इम्प्लाइज
आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेस्ट पर माइनस के एल। ठीक है, तो ये इंटेंसिटी की इक्वेशन बन गई कि जो इंटेंसिटी है लाइट की वो इनिशियल इंटेंसिटी इंटू ई रेस्ट पर के एल के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये हो गया लैम्बर्ट्स लॉ। लैम्बर्ट्स लॉ का सिंपल सा बोलना है कि जो लाइट एब्जॉर्ब होती है वो डिपेंड करती है कि जो सोल्यूशन है वो उसकी विड्थ कितनी, कितना ज़्यादा सोल्यूशन, जितना ज़्यादा सोल्यूशन होगा उतना ज़्यादा होगा। और इंटेंसिटी कैसे चेंज होगी, इस तरीके से चेंज होगी। अब इंटेंसिटी का क्या लेना देना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग बात करें एब्जॉर्प्शन की और यहाँ पे इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन कैसे इंटेंसिटी से रिलेटेड है वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग, चलो छोड़ो अभी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल एन को लॉग में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। अच्छा जगह है तो मैं कर ही देता हूँ। तो यहाँ पे इक्वेशन थी हमारे पास एल एन आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के एल। एल एन को अगर मैं लॉग करूँगा तो ये हो जाएगा 2.303 आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के एल। दिस इम्प्लाइज आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 10 माइनस के एल अपॉन 2.303। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आया ये। 2.303 यहाँ पे नीचे चला गया तो ये नीचे जाके 2.303 हो जाएगा और लॉग का एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग लॉग का क्या होता है, 10 होता है, तो 10 तुम्हें ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, के अपॉन 2.303 को अगर ए पुट कर लूँगा तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 10 माइनस के, सॉरी, ए इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपली पता चल रहा है कि इंटेंसिटी का अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी का मैं ग्राफ बनाऊँ एल के साथ तो वो तो नेगेटिव साइन आएगा और वो एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज कर जाएगी इंटेंसिटी लाइट की। ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा मैं मोटा क्यूबिड ले लूँगा तो हो सकता है कि सारी की सारी जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो जाए और बाहर कुछ ना निकले। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये लैम्बर्ट्स का इक्वेशन ये हो गया। नेक्स्ट वी कम टू द बियर्स लॉ। तो बियर्स लॉ क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बीम ऑफ इंटेंसिटी आई, मैं लिख देता हूँ, being absorbed by a solution is directly proportional to the concentration of solution। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि माइनस डी आई अपॉन आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के। तो लैम्बर्ट्स ने बोला क्या कि अगर लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस ज़्यादा मोटा होगा तो वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, और अगर वो सोल्यूशन है और उसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं तो अगर जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल उसके अंदर होंगे और उतना ही ज़्यादा लाइट एब्जॉर्प्शन हो सकता है वहाँ पे। सो ये है बियर्स लॉ। इसको भी उसी तरीके से लिख सकते हैं जैसे लिखा था, तो माइनस डी आई इज इक्वल्स टू के सी एंड देन इंटीग्रेट करेंगे तो सेम इक्वेशन आएगी जैसे वहाँ पे आई थी। ओके, सो ये हमारा बियर्स लॉ हो गया। ठीक है, अब बियर्स लॉ आने के बाद वी कम टू द नेक्स्ट लॉ विच इज़ बियर्स लैम्बर्ट लॉ। तो हमें पता है कि जो इंटेंसिटी होती है डी आई अपॉन आई होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डी एल के, एंड इट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग मिला देते हैं तो हमारा नया लॉ बन जाता है बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ या लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ। ठीक है, सिर्फ यही यूज़ होता है, लैम्बर्ट्स और बियर्स को अलग अलग करके नहीं लिखते हैं, जनरली इसी तरीके से लिखा जाता है। सो डी आई अपॉन आई इज इक्वल्स टू के डी एल इंटू सी। ठीक है, अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 से एल और आई नॉट से आई, तो सेम ही आएगा एल एन आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू के एल सी। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन यहाँ पे आ गई।
इसको हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, -2.303 लॉग आई अपॉन आई नॉट के एल सी, और ठीक है, तो लॉग आई अपॉन आई नॉट माइनस के एल सी डिवाइडेड बाई 2.303। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि के क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो के को जब हम लोग 2.303 से डिवाइड कर देते हैं तो इसको हम बना देते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, ये है एप्सिलॉन जिसका नाम है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। ठीक है, इसका नाम है मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या फिर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, मोलर किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, सी है ना यहाँ पे, तो सी की बात हो रही है जिसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर अगर मैं ले लूँ तो ये मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट बन जाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स, लाइक कि सॉल्वेंट कौन सा यूज़ किया है, और मोनोक्रोमैटिक लाइट क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, क्या नेचर है सॉल्वेंट का, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करेगा मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। सो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, लॉग आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एप्सिलॉन सी एल। ठीक है, और इसको अगर मैं ऐसे करना चाहूँ तो आई इज इक्वल्स टू आई नॉट 10⁻⁻ माइनस एप्सिलॉन सी एल। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो इंटेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है, किसके रिगार्डिंग, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म के रिगार्डिंग। ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। अब क्या है कि इसमें मेरे पास क्या था, इसको मैं उल्टा भी कर सकता हूँ। लॉग आई अपॉन आई नॉट है, नेगेटिव मैं इधर ले लेता हूँ, सो माइनस लॉग आई अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल है। इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये लॉग क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन आई भी हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, वेयर ए स्टैंड्स फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो कितने क्या होता है एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे हमें पता चल रहा है लॉग आई नॉट अपॉन आई के इक्वल होता है। ठीक है, ये याद रखना है, जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या है, लॉग आई नॉट अपॉन आई के इक्वल होता है, जिसकी वजह से हमारा फॉर्मूला आ गया है ए इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन सी एल। तो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स करके आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ और एब्जॉर्प्शन लेता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जिसका स्लोप क्या होगा, एप्सिलॉन एल। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो एप्सिलॉन एल के इक्वल आ जाएगा अगर मैंने ये लिया, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स, और x क्या है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने लिया और एब्जॉर्बेंस लिया। तो एब्जॉर्बेंस क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो इक्वेशन होती है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है, अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है तभी ये काम करता है, अदरवाइज ये इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हें थोड़ी सी याद रखनी है कि अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस तुम लोगों ने लिख लिया कि एप्सिलॉन सी एल के इक्वल होता है। ये इंपॉर्टेंट है, दो इक्वेशन दूसरे कलर से लिखता हूँ। और एब्जॉर्बेंस को देखे जाए तो लॉग आई नॉट अपॉन आई होता है। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना होगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आई नॉट ऊपर है नीचे आई है, या आई ऊपर है या आई नॉट नीचे है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको तुम्हें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब जो एप्सिलॉन है इसके बारे में देखते हैं। एप्सिलॉन इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट है। ठीक है,
तो इसमें क्या है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, A डिवाइडेड बाय CL, ठीक है। और ए तो हमारा क्या है, आई नॉट अपन आई है, आई की कुछ यूनिट होगी, आई नॉट की कुछ यूनिट होगी, आई की कुछ यूनिट होगी, दोनों यूनिट कट जाएगी, तो एब्जॉर्बेंस की क्या है, नो यूनिट। तो एब्जॉर्बेंस की कितना एब्जॉर्ब हुआ है उसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ये यूनिट लेस है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, और ये वो है। तो 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब लेता हूँ, और लेंथ में सेंटीमीटर में लेता हूँ। लेंथ मैंने सेंटीमीटर में क्यों ली, क्योंकि जो हमारी क्यूबिड होती है ना, वो थोड़ी बड़ी होती है, और उसमें वो सेंटीमीटर में होती है, 1 सेंटीमीटर की होती है जनरली। तो हमें उसका 1 सेंटीमीटर ही लेना पड़ता है, तो उसकी यूनिट हम सेंटीमीटर लेंगे। तो एप्सिलॉन की जो यूनिट है वो आ जाएगी डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई, यूनिट्स हो गई किसकी, एप्सिलॉन मतलब मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट की, या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट की ये यूनिट्स आ गई। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिटेंस की। सो ट्रांसमिटेंस क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का एकदम उल्टा होता है। तो ट्रांसमिटेंस में क्या होता है कि कितनी लाइट बाहर निकल रही है। तो जो ट्रांसमिटेंस होता है उसका टी से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ वेरी सिंपल, विच इज़ इक्वल्स टू आई अपॉन आई नॉट। तो ट्रांसमिटेंस क्या होता है, आई अपॉन आई नॉट, कि कितनी इंटेंसिटी है डिवाइडेड बाय टोटल कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए थी, वो हो गई ट्रांसमिटेंस, ठीक है। और इसको हम लोग जनरली ट्रांसमिटेंस परसेंटेज में निकालते हैं। परसेंट ट्रांसमिटेंस इज इक्वल्स टू आई अपॉन आई नॉट इंटू 100%। इस तरीके से परसेंटेज निकल जाती है कि कितनी लाइट, कितनी परसेंट लाइट निकली है, ठीक है। तो आई इज दी इंटेंसिटी जो बाहर निकली है, आई नॉट क्या है, जो इंसिडेंट है हम लोगों ने करी। दोनों को डिवाइड करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा ट्रांसमिटेंस निकल जाता है। अब हमें पता है एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू लॉग आई नॉट अपॉन आई, ठीक है। तो इसको मैं माइनस लॉग आई अपॉन आई नॉट लिख सकता हूँ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस लॉग टी, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस में ये रिलेशनशिप है। अब इसको मैं माइनस ए लिखता हूँ, ये log t आएगा। दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू 10⁻⁻ a, विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻ a क्या है, एप्सिलॉन CL, ठीक है। तो ट्रांसमिटेंस का एक और फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन CL, ठीक है। ये एब्जॉर्बेंस हमें पता है कि एप्सिलॉन CL के इक्वल होता है। तो कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है वो एप्सिलॉन CL के ऊपर डिपेंड करेगी, और ट्रांसमिटेंस कितनी लाइट ट्रांसमिट हुई है वो 10⁻⁻ एप्सिलॉन E, सॉरी एप्सिलॉन CL के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हो गया एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक। तो ट्रांसमिटेंस अगर हम लोग परसेंटेज में अगर हम लोग निकालेंगे और यहाँ से सी करेंगे, तो ट्रांसमिटेंस क्या होगा, सीधा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो ये हो गया ट्रांसमिटेंस का ग्राफ, और वो एब्जॉर्प्शन का ग्राफ मैंने ऑलरेडी तुम्हें दिखा दिया था। इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सिर्फ लिमिटेशंस आएंगी, सॉरी इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स आएंगे, और जस्ट एक सिंपल सा नोट आ सकता है। इसका लैम्बर्ट बेयर्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन यही है कि ये एप्लीकेबल है फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। आगे सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ये जो लैम्बर्ट बेयर्स लॉ है वो एप्लीकेबल है, बाकी इसी के लिए एप्लीकेबल ये नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, एब्जॉर्बेंस जो है एक एडिटिव टर्म है, मतलब एब्जॉर्बेंस इज इक्वल्स टू A1 + A2 + A3, ठीक है। लेकिन ट्रांसमिटेंस एक मल्टीप्लिकेटिव है, क्योंकि वो उसमें लॉग आ रहा है,
तो ए प्लस बी का अगर लॉग लेंगे तो लॉग ए इंटू लॉग बी आएगा। तो ट्रांसमिटेंस टोटल कितना ट्रांसमिट हुआ है, तो उसमें पहले वाला ट्रांसमिटेंस इंटू सेकेंड वाला ट्रांसमिटेंस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमें टोटल ट्रांसमिटेंस मिलेगा। तो ये कैसे करते हैं, इसको हम लोग कल करेंगे न्यूमेरिकल के हिसाब से कि कैसे अब्जॉर्बेंस निकलेगी, कैसे ट्रांसमिटेंस निकलेगी, तो वो हम लोग कल ही करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। जो भी डाउट होंगे तुम लोग मुझसे कल पूछ लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, वीडियो देख लेना। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक लग सकता है तुम्हें।